चैप्टर ऑफ हिस्ट्री के मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं हूं तैयब बशीर और आप चैप्टर ऑफ हिस्ट्री में देख रहे हैं साइंसदान के सिलसिला की एपिसोड नंबर 6। हवा की किसी बेटी ने शोहरत और इल्म की इतनी सीढ़ियां तय नहीं की। 36 बरस की उम्र में एक नोबेल प्राइज, 8 बरस बाद दूसरा नोबेल प्राइज, 100 से ऊपर एजाजी डिग्रियां, 20 दीगर इनामात और तमगे, अखबारों की सुर्खियों में इतनी बार नाम मोतकदों के हुजूम आदम के किसी बेटे के हिस्से में भी नहीं आए। जिंदगी के 17वें साल में उसने जिंदगी से भाग जाने की ख्वाहिश की, क्योंकि जिन दीवारों से हम सर फोड़ते हैं वो हमारे सरों से ज्यादा मजबूत हैं। नामुरादियों की गोद में पली जिंदगी मोहब्बत की ठोकर सह ना सकी, मगर आखिरकार नाकामियों और तलखियों से उसकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि जब किस्मत ने उसकी जिंदगी को पलटा देना चाहा तो उसने घबरा कर कहा कि मुझे मेरी शोहरत से बचाओ, उसने मेरी जिंदगी हराम कर दी है। दोस्तों, वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले चैप्टर ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें। शुक्रिया। मैरी क्यूरी के रुतबा के साइंसदान और भी गुजरे होंगे, उससे बेहतर इंसान भी कुदरत ने पैदा किए होंगे, उससे ज्यादा कामयाब बीवियां और माएँ भी दुनिया में जरूर हुई होंगी, मगर एक ही शख्सियत में जहानत, इंसानियत, प्यार और ममता की इतनी मिकदार कभी समेटी नहीं जा सकी। ऐसी शख्सियत की तरबियत के लिए कुदरत ने पूरी फयाजी से अपनी आजमाइशें पेश की। मैरी ने 1867 में एक बहादुर मगर मजलूम मुल्क में एक साहिब इल्म मगर गरीब घराने में जन्म लिया। जब रूस की बरतर फौजी ताकत के मुकाबला में पोलैंड अपनी आज़ादी ना बचा सका तो मैरी के मुहिब्बे वतन बाप को वारसा के एक स्कूल की नौकरी से भी महरूम होना पड़ा। 5 ज़हीन बच्चों के सिवा उसके पास कोई दौलत ना थी। मैरी को अपने पहले 10 बरस में 2 और सदमे मिले, बड़ी बहन और मां की जुदाई। दोनों मौतें बीमारी के हाथों हुई, मगर मुफलिसी भी मौत की साजिश में बराबर की शरीक थी। 4 बढ़ते हुए पेटों के लिए ईंधन, 4 उभरती जवानियों को ढकने के लिए कपड़े और 4 खुलते हुए जहनों के लिए इल्म हासिल करने के वास्ते गरीब बाप ने जो हाथ पांव मारे, उससे औलाद की हिम्मत भी मुतहर्रिक हुए बगैर ना रह सकी। हाई स्कूल के इम्तिहान में 4 में से 3 बच्चे सोने का तमगा लेकर पास हुए और तीसरा तमगा सबसे छोटे बच्चे मैरी ने हासिल किया। दिन रात की पढ़ाई से मैरी की सेहत गिर गई। जिंदगी का अगला मरहला शुरू करने से पहले बाप ने उसे किसी रिश्तेदार के पास सेहत बहाल करने भेज दिया। जिंदगी की जद्दोजहद से कोसों दूर नौजवान साथियों की सोहबत में हसीन कुदरत की आगोश में 16 साल की दुशेजा मस्ती से झूम उठी। उसने सारी जवानी का नशा एक ही घूंट में पी लिया और चंद लम्हों के लिए सारी दुनिया को भूल गई। मुझे यकीन नहीं आता कि अलजबरा और ज्योमेट्री नाम की कोई बलाएं भी दुनिया में हैं। मेरे जहन को उन्होंने खाली छोड़ दिया। मैरी ने अपनी एक सहेली को लिखा कि नाच और गाने की महफिल में उसे दिन और रात का फर्क भूल जाता है। सैर सपाटे में फासले और रास्ते की पाबंदी ना रहती, शरारतों में जायज़ और नाजायज़ की तमीज़ गायब, और जिन्नों का ये आलम तारी रहता कि उसे महसूस हुआ कि हमें तो किसी पागल खाने में होना चाहिए था। मैरी का ये साल उसके सब सालों से अलग थलग है। यूं लगता है कि उसने एक ख्वाब देखा जिसमें उसने अपनी अगली पिछली जिंदगी की सारी कमियां पूरी करने की
कोशिश की। उसकी लड़की माँ की कहानी लिखते हुए कुदरत का शुक्रिया अदा करती है कि रियाजत और ज़बत की खुश्क निस्फ सदी गुजारने से पहले उसे मौके भी नसीब हुए, जब एक ही नाच नाचते हुए उसके जूतों के तलवे ख़त्म हो गए। कौन जाने एक ही साल में जो शैरीनी उसने हासिल की वो ज़िंदगी भर के कड़वे घूंट पीने में कहाँ तक मददगार हुई। ख्वाब ख़त्म हो गया। मैरी और उसकी बहन बरोनिया को पेरिस जाकर आला तालीम हासिल करने की उमंग पैदा हुई। उधर घर की माली हालत एक का बोझ भी बर्दाश्त करने के काबिल ना थी। मैरी ने तजवीज़ किया कि वो कुछ अरसा नौकरी करके बहन का खर्चा भेजेगी और पढ़ाई पूरा करने पर बहन मैरी का खर्चा बर्दाश्त करेगी। वारसा के बाहर किसी घराने में बच्चे पढ़ाने की नौकरी मिल गई। तनख्वाह का ज़्यादा हिस्सा बहन को चला जाता। अपनी ज़रूरतें इस हद तक सुकेड़ लीं कि डाक खर्च बचाने के लिए भाई को ख़त देर से लिखने लगी। इस नौकरी के दौरान में मालिक का बड़ा लड़का यूनिवर्सिटी की छुट्टियों में घर आया। उसने घर में एक जवान खूबसूरत लड़की देखी जो अप्सरा की तरह नाचती और आलिम की तरह बातें करती थी। मोहब्बत का जवाब मोहब्बत ने दिया, मगर मैरी की सोनी जिंदगी को बहार का ये झोंका हरा ना कर पाया, क्योंकि मालकन को ये गवारा ना था कि उसका खानदानी लड़का एक उस्तानी और नौकरानी से ब्याह करे। उधर लड़के में हुक्म अदूली की हिम्मत ना थी। मैरी का जवां दिल टूट गया। इस आलम में उसने एक ख़त में इस घटिया दुनिया को खैरबाद कहने की ख्वाहिश जाहिर की, मगर फिर दिल के टुकड़े जोड़े और उन पर पत्थर बांधकर अपना काम जारी रखा। बरोनिया ने डॉक्टरी पास कर ली और अपने एक तालब इलम से शादी कर ली। वादा निभाने के लिए उसने मैरी को मजीद तालीम के वास्ते पेरिस बुलाया। मैरी का दिल अचाट था, मगर बहन के बहुत इसरार पर वो पेरिस चली गई, जहां 23 साल की उम्र में वो कॉलेज में दाखिल हुई। एक सस्ते किराए के मकान में जहां रोशनी थी ना पानी, उसने 4 बरस बिताए। नाकाफी कपड़ों की वजह से उसे रातों को बेहद ठंड लगती। नाकाफी खुराक और काफ़ी काम की वजह से एक बार उसे बेहोश भी पाया गया। बहन और बहनोई उसे अपने पास रखने पर रजामंद ना कर सके। उसे अपनी पढ़ाई और फाका मस्ती की जिंदगी में कोई खलल पसंद ना था। जमात का कमरा, लेबॉर्ट्री, किताबें और अपनी अंधेरी कोठरी उसकी सारी कायनात थे, मगर उसके इल्म का दायरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, रियाजी, शायरी, मौसीकी और सितारों के जहां तक वसी होता जा रहा था। मैरी एमए के इम्तिहान में अव्वल रही। फिजिक्स के बाद अगले साल उसने रियाजी का एमए किया, जिसमें उसका दूसरा नंबर आया। अब जिंदगी में कोई और अरमान ना था सिवाय मजीद पढ़ाई और मजीद रिसर्च के। शादी और मर्द के 2 अल्फाज उसने अपनी लुगात से निकाल दिए। सिवाय प्रोफेसरों के किसी मर्द से उसका वास्ता ना था। पेरिस में एक नौजवान साइंसदां पेरी क्यूरी भी रहता था। उसकी जिंदगी का अरमान भी साइंस था। शादी और औरत के अल्फाज उसके डिक्शनरी से गायब थे, क्योंकि ज़हीन औरतें नायाब हैं और बाकी औरतें कोई भी गैर मामूली रास्ता इख्तियार करने में हायल होती हैं। 35 साल की उम्र तक वो मोहब्बत से ना आशना था। एक बार किसी प्रोफेसर के घर दोनों की मुलाकात हो गई। बातचीत साइंस के मौजू से शुरू होकर एक दूसरे में दिलचस्पी तक जा पहुंची। चंद मुलाकातों के बाद पेरी ने शादी की तजवीज़ की। मैरी का मुरझाया दिल दूसरी मोहब्बत से फौरन खिल ना सका, मगर साल भर की टाल मटोल के बाद उसने पेरी की मोहब्बत के आगे हथियार डाल दिए।
साइंसदानों का ये जोड़ा आशिकों का जोड़ा भी बन गया। साइंस से उनके मुश्तरका इश्क ने उनके बाहमी इश्क को एक गिरह लगा दी। मैरी ने अपने खामद का जिक्र करते हुए अपनी बहन को एक बार लिखा कि ख्वाब में भी उससे बेहतर खामद का तसव्वुर नहीं हो सकता। मुझे कभी वहमो गुमान भी ना था कि ऐसा खामद मिलना मुमकिन है। वो कुदरत का बेहतरीन तोहफा है। वक्त गुजरने के साथ साथ हमारा प्यार भी बढ़ता जा रहा है। मैरी ने घर बार संभाला, उसके यहाँ एक लड़की पैदा हुई, फिर दूसरी, मगर उसके साइंस से मुतालिक काम में कोई कमजोरी ना आई। फौलाद में मकनातीसी ताकत पैदा करने के मसला पर उसे एक वजीफा मिला और फिजिक्स में पीएचडी की डिग्री के लिए भी उसने मुताला शुरू किया। हेनरी बेकोल ने मुशाहिदा किया था कि यूरेनियम से ऐसी किरणें निकलती हैं जो ठोस और गैर शफाफ चीज़ों को भी पार कर जाती हैं। इन किरणों की नौइयत का मुताला मैरी की डिग्री का मजमून था। एक टूटी फूटी लेबॉर्ट्री में मैरी ने अपने खामद की इमदाद से तजुर्बात का आगाज किया। सबसे पहले उसने ये जानने की कोशिश की कि क्या रेडियाई किरणें सिर्फ यूरेनियम से निकलती हैं। सभी अनासिर पर तजुर्बे करके उसने दरियाफ्त किया कि थोरेनियम से भी ऐसी किरणें निकलती हैं। अपने तजुर्बों में उसने ये भी देखा कि यूरेनियम और थोरेनियम के कई मुरक्कबों में रेडियाई अमल उनकी मिकदार के तनासुब से कहीं ज्यादा है। इससे उसे शक हुआ कि कहीं इन मुरक्कबों में किसी नए नामालूम अंसर की मिलावट ना हो। केमिस्ट्री में नए अंसर की तलाश नई दुनिया की तलाश करने से कम अहम ना थी। मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी का नया अज़म उन समंदरी जहाजरानों की तरह था जो अनदेखे नए समंदरों में नए साहिलों की खोज में लंगर डाल देते थे। चूंकि नए अंसर के वजूद के बारे में शक यूरेनियम के मुरक्कब से हुआ, इसलिए इसकी तलाश यूरेनियम की कान ही हो सकती थी। मगर जिस धात से यूरेनियम अलग किया जाता था, नया अंसर गालबन उसका 10 लाखवां हिस्सा था। भारी मिकदार में इतनी बेशकीमत धात तजुर्बों के लिए हासिल करना मैरी और उसके खामद के बस में ना था। उन्हें यह ख्याल सूझा कि चूंकि नया अंसर यूरेनियम से मुख्तलिफ है, इसलिए यूरेनियम निकालने के बाद जो कंकरी बचती है उसमें इसका होना ऐन अगलब होगा, और यह कंकरी उन्हें मुफ्त में मिल गई। 4 बरस तक 2 दिमाग और 4 हाथ सैकड़ों मन कंकरी पर तरह तरह के तजुर्बे करते रहे। आग के चूल्हों पर उबलती कड़ाहियों में बेलचे भरकर डालते हुए उबाली साफ कंकरी पर मुख्तलिफ तेजाबों और दवाइयों के अमल को देखते हुए और दीगर बीसियों तजुर्बों में उन्हें दिन से रात हो जाती और कभी कभी रात से दिन। उन दिनों का जिक्र करते हुए मैरी ने लिखा कि हमारे पास ना रुपया था, ना ढब की लेबॉर्ट्री और ना कोई इमदाद। ये दिन हमारी मुश्तरका जिंदगी के सबसे बहादुराना बाब थे। इस बेआराम लेबॉर्ट्री में हमारी जिंदगी के बेहतरीन और मसरूर तरीन लम्हे गुजरे हैं। 4 बरस की कड़ी रियाजत फल लाई। उन्हें एक के बजाय 2 अंसर मिल गए। एक का नाम मैरी ने अपने पैदाइशी मुल्क पोलैंड के नाम पर पोलोनियम रखा और दूसरे का नाम रेडियम। इन दरियाफ्तों ने दुनिया भर में हलचल मचा दी। रेडियम दुनिया की सबसे कीमती धात साबित हुई, मगर उसके मुअज्जदों ने ना उसका नुस्खा पोशीदा रखा और ना जुमला हुकूक महफूज रखे। इस तरह उन्होंने करोड़ों रुपए की आमदनी पर यह कहकर लात मार दी कि इंसानी भलाई की चीजें किसी एक फर्द की मलकियत नहीं होनी चाहिए। मगर इन दरियाफ्तों ने उनके लिए शोहरत और इज्जत की राहें खोल दी। सन 1903 में
انہیں دنیا کا سب سے بڑا انعام نوبل پرائز ملا، جس کی آمدنی سے انہوں نے اپنے قرضے چکائے اور ایک مکمل لیبارٹری بنانا شروع کی۔ پیری کو یونیورسٹی کی پروفیسری مل گئی اور کچھ عرصے بعد سائنس اکیڈمی کی ممبری بھی۔ میری کو ان دریافتوں پر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل ہو گئی۔ نئی شہرت سے خوش ہونے کے بجائے میری نے شکایت کی کہ اس سے ہماری پرامن اور پر محبت زندگی منتشر ہو گئی ہے۔ اعزازی تقاریب اور اپنی مجلسی اہمیت سے منہ موڑ کر سائنس کے یہ عاشق پھر اپنے عشق میں جٹ گئے۔ اب انہوں نے ریڈیم کی خاصیتوں پر کھوج شروع کی۔ ریڈیم کی ریڈیائی طاقت یورینیم سے 20 لاکھ گنا پائی گئی، جس کی کرنیں سخت ترین چیز کو پار کر جاتی ہیں۔ اس کی ریڈیائی طاقت کی گرمی 1 گھنٹہ کے اندر اندر اپنے وزن کے برابر برف پگھلا دیتی ہے۔ اس سے ہیرا چمکدار بن جاتا ہے، جس سے اصلی اور نقلی ہیرے کی پہچان ہو جاتی ہے۔ یہ کئی قسم کے جراثیم ہلاک کر دیتا ہے اور کینسر جیسے موذی مرض کو نیست و نابود کر سکتا ہے۔ ریڈیم کی ایجاد نے فزکس، کیمسٹری، جیولوجی، علم نباتات اور علم ادویات کے پھیلاؤ کے لیے نئے دروازے کھول دیے۔ ایک لمبے سفر کے بعد میری اور پیری کا جوڑا عشق، علم اور شہرت کی ہموار سطح پر آگے بڑھنے لگا۔ کون جانے کتنے نئے فاصلے کس نئی رفتار سے طے ہوتے کہ ایک منحوس حادثہ نے جوڑا ہی توڑ دیا۔ 1906 میں 19 اپریل کو پیری کیوری سڑک پار کرتے ہوئے ٹانگے اور موٹر کے بیچ میں آ کر کچلا گیا۔ میری کی ساری دنیا روندی گئی۔ پیری کے پیار سے جس دل نے زندگی پائی تھی، آج وہ مسلا گیا۔ جو کمر آج ٹوٹی وہ پھر کبھی سیدھی نہ ہو پائی۔ 1 سال بعد میری نے اپنی ایک سہیلی کو لکھا کہ میری زندگی کو ایسی چوٹ لگی ہے کہ کبھی سنبھل نہ پائے گی۔ مجھے اپنے بچوں کی پرورش کا ضرور دھیان ہے، وہ اتنے حسین، پیارے اور اچھے ہیں، مگر وہ بھی مجھ میں زندگی کی تڑپ بحال نہیں کر سکتے۔ پیری کی یاد اسے پھر لیبارٹری میں لے گئی۔ اس نے من مارا اور نئے تجربے شروع کر دیے۔ میری نے ریڈیائی کرنوں کی خاصیتوں کے ذریعے ریڈیم کی مقدار ماپنے کا طریقہ ایجاد کیا۔ اس نے ریڈیم کے عملی فوائد پر تحقیق کی۔ 1910 میں اس نے ریڈیائی قوت پر ایک سیر حاصل کتاب لکھی، جس کے 970 صفحات پر اس نے ریڈیم کے بارے میں سارا علم قلم بند کر دیا، اور کتاب کے سرورق پر پیری کی تصویر تھی۔ 2 سال پہلے اس نے اپنے خاوند کی یاد میں پیری کیوری کے کارنامے نام کی 600 صفحات کی ایک کتاب شائع کی تھی۔ بجھے دل کی چنگاریوں کو ضیاء پھیلنے لگی۔ میری کی شہرت آسمانوں کو چھونے لگی۔ اسے اپنے خاوند کی جگہ یونیورسٹی میں پروفیسری مل گئی۔ 1911 میں اسے ایک اور نوبل پرائز سے نوازا گیا۔ اس کے بعد انعامات، تمغوں اور اعزازی ڈگریوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دنیا کے ہر ملک، ہر یونیورسٹی اور سائنس کے ہر ادارے نے میری کو خراج تحسین ادا کرنے میں ایک دوسرے سے بازی لے جانا چاہی۔ 1914 کی جنگ عظیم میں میری کی شخصیت کے کچھ اور روپ نکھرے۔ ریڈیائی طاقت اور ایکس رے کو پہلی بار اس نے انسانی خدمت کے لیے استعمال کیا۔ وہ اپنے ساز و سامان کے ساتھ زخمی کیمپوں میں زندگی کا پیغام بن کر پہنچی، اور شکر گزار قوم اور ممنون انسانیت نے میری کو سر آنکھوں پر بٹھایا۔ فرانس کی اکیڈمی نے پہلی بار بغیر چناؤ کے اسے ممبری پیش کی۔ ملک ملک سے دعوت نامے اور اعزازات پھر ملنے شروع ہو گئے۔ 1920 میں سارا امریکہ سواگتی جوش میں
پاگل ہو گیا۔ صدر جمہوریہ امریکہ نے اپنی قوم کی طرف سے نذرانہ عقیدت کے طور پر $1,00,000 کی قیمت کا 1 گرام ریڈیم میری کو بھینٹ کیا۔ چند سال بعد یہ بھینٹ دہرائی گئی۔ میری نے ان تحائف سے پریس اور وارسا میں تجربہ گاہیں قائم کی۔ میری کیوری نے اپنے جسمانی طاقت کا ہر حصہ سائنس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، مگر 67 غیر معمولی برسوں کے بوجھ اور ایک ناقابل تشخیص بیماری نے زندگی کا سارا رس نچوڑ لیا۔ جولائی 1934 میں اس پرسوز اور رومان انگیز سائنسداں کے دن پورے ہو گئے۔ مرض کی تشخیص ہو گئی، مگر مریض کی موت کے بعد میری اپنی ہی دریافت ریڈیائی عمل کا شکار ہوئی۔